नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कामतगिरी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं मैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में जानते हो, और जब हम कोई एग्जाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में जरूर बताया जाता है। क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, आजकल आज समय पर इस हाल ही में क्या चल रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, कुछ चीजें हाल ही की जो चर्चा में है, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। और हाल ही में आप सब समझ रहे हैं कि एक साल से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, वार छिड़ा हुआ है। रूस, रसिया, यूक्रेन, अमेरिका, इन सब के बीच क्या चल रहा है, इन सब चीजों की जानकारी करने के लिए आज हम यहाँ पर आज के सेशन को लेकर आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 3 जून को एक शांति वार्ता के संबंध में इंडोनेशिया के द्वारा शांति संबंध समझौता प्रस्तुत किया गया रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के। आज हम इंडोनेशिया ने जो पहल की है रशिया और यूक्रेन के युद्ध को निपटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, यानी इस युद्ध से अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिकल सर्वे, पॉलिटिकल सर्वे, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिकल सर्वे पर क्या इफेक्ट आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय वैश्विक पटल पर क्या इसका इफेक्ट आ रहा है, इन सब चीजों के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वैश्विक पटल पर छिड़े हुए इस युद्ध से हम सभी का क्या नुकसान हो रहा है, और क्या कौन से देश क्या कैसे परेशान हैं इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध को, और इंडोनेशिया ने इसको सुलझाने के लिए क्या पहल की है, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हाल ही में चर्चित विषय बना हुआ है। तो देखिए, आप सभी को दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका रशिया है और ये आपका यूक्रेन है। ये क्या है? यूक्रेन है। इन दोनों के बीच वार छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों के बीच क्या है? युद्ध छिड़ा हुआ है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की क्या भूमिका, क्या युद्ध किन कारणों से, मुद्दा क्या है, इन सब के बारे में आज हम जानकारी करेंगे, बेहतरीन जानकारी करेंगे। बेस्ट, जब भी आप इस टॉपिक को, जब भी आप क्लास लेना प्रारंभ करिए, तो मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि कॉपी पेन लेकर ही क्लास को अटेंड करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण चीजें इस सेशन के द्वारा बताई जा रही हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जनरल नॉलेज, करंट से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए, तो देखिए, ये यूक्रेन हो गया और ये रशिया है। इन दोनों के बीच जो वार चल रहा है, इसको सुलझाने के लिए, युद्ध चल रहा है, इसको सुलझाने के लिए, इसको समाप्त कराने के लिए 3 जून को एक शांति वार्ता के संबंध में इंडोनेशिया ने पहल की। इंडोनेशिया की रक्षा मंत्री ने पहल की और उन्होंने क्या चीजें, क्या प्रस्ताव रखे, इनके बारे में अब हम जानकारी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखिए, रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने हेतु इंडोनेशिया की शांति योजना आप सभी के सामने आ गई। रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने हेतु इंडोनेशिया की एक शांति योजना को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये जो आपके द्विपक्षीय समूह समझौते के संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के संबंध में जो बातें आज हम करने जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चाहे आप यूपीपीएससी का पेपर दें, चाहे एमपीपीएससी का पेपर दें या यूपीएससी का पेपर दें, इन सभी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने के लिए आज आपको यह क्लास महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए देखते हैं
देखिए सबसे पहले बता दें, यदि आप यूपीएससी यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स में रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ क्या है, संग्रीला डायलॉग जो अभी हम बात करने जा रहे हैं एसएलडी के बारे में, संग्रीला डायलॉग एसएलडी क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और यूरोपीय संघ, इन सब के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। मेंस में जो क्वेश्चन आएगा, संग्रीला डायलॉग रक्षा शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन के बारे में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच मुद्दा क्या है, ये चीजें भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं, देखने को मिलेगी, जो आज के पेपर में, आज के हम सेशन में ये चीजें कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने हेतु इंडोनेशिया की जो शांति योजना है, जो संग्रीला डायलॉग एसएलडी है, ये आज चर्चा में क्यों है, इसे हम समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। पहला क्वेश्चन तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने 3 जून को, कब, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने 3 जून को सिंगापुर में, कहां पर बेटा, सिंगापुर में संग्रीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान एक शांति योजना पेश की। संग्रीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान, संग्रीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में 3 जून को सिंगापुर में, कहां पर हो रहा था, संग्रीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन कहां पर हो रहा था, तो सिंगापुर में हो रहा था, कब, 3 जून को, दौरान एक शांति योजना पेश की, जिसका उद्देश्य क्या था। इस शांति योजना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संग्रीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन के बीच जो शांति योजना पेश की गई इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के द्वारा, तो उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करना या हल करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए आगे हम, ये हैं आपके इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री, इन्होंने यह मुद्दा अपना जो इनकी शांति योजना थी, इसको पेश करने का काम किया सिंगापुर में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, संग्रीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि संग्रीला वार्ता शिखर सम्मेलन जो हुआ उसकी विशेषताएं क्या थी, क्या क्या उसमें हुआ, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे इसके। तो देखिए पहला था इंडोनेशिया का शांति प्रस्ताव। पहला पॉइंट तो यही है कि इंडोनेशिया का शांति प्रस्ताव, इंडोनेशिया के द्वारा शांति प्रस्ताव, इंडोनेशिया में शांति प्रस्ताव पेश किया गया इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के द्वारा, यानी रक्षा मंत्री ने इंडोनेशिया के थ्रू एक शांति प्रस्ताव सिंगापुर में प्रस्तुत किया, संग्रीला वार्ता शिखर सम्मेलन के में प्रस्तुत किया। अब देखिए इंडोनेशिया का जो शांति प्रस्ताव था, पहला यह विशेषता शत्रुता, इसका काम क्या, शत्रुता की तत्काल समाप्ति, यानी शत्रुता को, यह शांति प्रस्ताव कह रहा है कि शत्रुता को हमें तत्काल समाप्त करना चाहिए। वर्तमान में रूस और यूक्रेन दोनों में चल रही शत्रुता को रोकने का आह्वान करते हुए, रूस और यूक्रेन दोनों में चल रहे शत्रुता को रोकने का आह्वान करते हुए गंभीर आर्थिक एवं खाद्य आपूर्ति के मुद्दों ने एशियाई देशों को प्रभावित किया। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो इंडोनेशिया का शांति प्रस्ताव था, इसका मेन फैक्ट जो आज सभी देश, अर्थात यहां तक देखें कि जितने भी देश हैं, ये सभी यूरोपीय संघ, सभी ये चाह रहे हैं कि यह जो रूस यूक्रेन या वैश्विक पटल की बात करें, ये चाह रहे हैं कि ये रूस यूक्रेन युद्ध बंद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट गंभीर आर्थिक एवं खाद्य आपूर्ति के मुद्दों ने एशियाई देशों को प्रभावित किया है। ये सभी एशियाई देशों को प्रभावित कर रहे हैं, एशियाई देशों को प्रभावित किया है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि देखिए जब युद्ध होता है तो नुकसान तो होता है। आज तक आपने देखा होगा कि किसी भी युद्ध में ऐसा तो हुआ नहीं कि नुकसान ना हुआ हो। आपने एक चीज और देखा होगा कि 1945 में आपने ये देखा था कि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
1914 से 18 के बीच हुआ। उस समय जनधन की हानि हुई और जनधन की हानि के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जो जनधन की हानि हुई, जन और धन लोगों की हानि हुई, धन की भी हानि हुई और वैश्विक पटल पर आर्थिक मुद्दा सामने आ गया, एशियाई देशों को प्रभावित किया। दूसरा जो क्वेश्चन यहां पर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए 1914 से 18 की फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार आया 1939 से 1945 लगभग चला। तो उस समय आपने देखा कि आज भी उस वर्ल्ड वार का खामियाजा कुछ देश, यूरोपीय संघ के कुछ देश आज भी उसका खामियाजा भुगत रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपने देखा कि हिरोशिमा और नागासाकी में उसी समय परमाणु बम परीक्षण किया गया और आज भी आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में वहां की जो जनरेशन पैदा होती है वो अपंग पैदा होती है, अपाहिज पैदा होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये क्या होता है कि जब कोई वार होता है तो उससे पड़ोसी लोगों को, तो पड़ोसी देशों को, पड़ोसी लोगों को कुछ क्षति तो पहुंचानी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, और क्षति तो होती ही होती है। तो इसी तरह इस युद्ध से गंभीर आर्थिक एवं खाद्य आपूर्ति के मुद्दों में एशियाई देशों को प्रभावित किया है। यानी खाद्य आपूर्ति के मुद्दे भी एशियाई देशों को प्रभावित कर रहे हैं और गंभीर आर्थिक संकट सामने खड़ा हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। इन सब चीजों को देखते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया ने एक पहल की है और शांति प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने शांति प्रस्ताव का उनका पहला पॉइंट था कि शत्रुता की तत्काल समाप्ति होना चाहिए। दूसरा था वर्तमान स्थितियों में युद्ध विराम। दूसरा पॉइंट क्या था कि वर्तमान जो प्रेजेंट की स्थिति है, इस समय युद्ध को विराम की स्थिति देना चाहिए, युद्ध विराम की स्थिति होना चाहिए। तो इस योजना में वर्तमान मोर्चे पर युद्ध विराम का सुझाव दिया गया है। यानी वर्तमान समय में यह कहा गया कि युद्ध विराम होना चाहिए, युद्ध को समाप्त करना चाहिए, युद्ध अब आपका विराम की स्थिति में होना चाहिए, जिसका उद्देश्य लड़ाई को समाप्त करना और भविष्य में हताहतों की संख्या को कम करना है, भविष्य में जो जनधन की हानि हो रही है इसको कम करना है। यह भी इंडोनेशिया का जो शांति प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य रहा है। वर्तमान स्थितियों में युद्ध विराम दूसरा होगा। तीसरा है विसैन्यीकृत क्षेत्रों की स्थापना। विसैन्यीकृत क्षेत्रों की स्थापना यानी विसैन्यीकृत क्षेत्रों के निर्माण का प्रस्ताव दिया, जो अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना बलों द्वारा गारंटीकृत होंगे। यानी बिना सैनिक बल के आप क्षेत्रों का निर्माण करिए और जिसके रक्षा का कार्यभार संयुक्त राष्ट्र शांति सेना बलों के द्वारा किया जाएगा, गारंटी दी जा रही है इन सब के बारे में। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र संगठित जनमत संग्रह। संयुक्त राष्ट्र संगठित जनमत संग्रह यानी संयुक्त राष्ट्र ने संगठन के आधार पर जनमत संग्रह भी कराने का यह योजना प्रभावित आबादी की आकांक्षाओं को निर्धारित करने हेतु, यानी जो आबादी है वह देखो, जो लोग हैं भाई, युद्ध तो दो स्थितियों में हो रहे हैं, परंतु जो बेचारे इस युद्ध के हिस्से में भाग नहीं ले रहे हैं, यानी इस युद्ध से उनका कोई मतलब नहीं है, तो वो भी तो परेशान हो रहे हैं, वो भी तो मारे जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर यह योजना प्रभावित आबादी की आकांक्षा को प्रभावित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित और निगरानी वाले विवादित क्षेत्रों में एक जनमत संग्रह कराने का सुझाव देती है। यहाँ पर जनमत संग्रह कराने के लिए भी इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये इंडोनेशिया के शांति प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं थी। पहला विशेषता शत्रुता की तत्काल समाप्ति होना चाहिए, दूसरी थी वर्तमान स्थितियों में युद्ध विराम होना चाहिए, विसैन्यीकृत क्षेत्रों की स्थापना होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संगठित जनमत संग्रह होना चाहिए। इन सब के बारे में ये इंडोनेशिया का शांति प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इसीलिए संगलीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो संगलीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन होता है, ये और भी महत्वपूर्ण इन्हीं सब कारणों से बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके और महत्वपूर्ण तथ्य समझने का प्रयास करें। संगलीला वार्ता शिखर सम्मेलन की चीन की शांति योजना, चीन ने भी शांति योजना प्रस्तुत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने रूस और यूक्रेन के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए चीन द्वारा प्रस्तावित 12 सूत्री शांति योजना जारी की है। यानी चीन ने शांति योजना को, यानी रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए 12 सूत्री शांति योजना प्रस्तुत की है। तो यह चीन की शांति योजना भी रही। चीन भी प्रयास कर रहा है
कि यह युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आर्थिक संकट और इससे हमारे पास सैन्य बलों का संकट, आर्थिक संकट महत्वपूर्ण संकट साबित हो रहा है। इस योजना में रूस की सुरक्षा चिंताओं पर विचार करते हुए, देखिए इस योजना में रूस की सुरक्षा चिंताओं पर विचार करते हुए युद्ध विराम की मांग करना, यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना, कैदियों की अदला बदली को सुविधाजनक बनाना और एकतरफा प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। इन सब चीजों की हेल्प की जाएगी। ये सब चीजें यहाँ पर इन सब मुद्दों को देखते हुए, इन सब विचारों को देखते हुए कि ये इस योजना में रूस की सुरक्षा चिंताओं पर विचार युद्ध विराम होना चाहिए, यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान किया जाएगा, कैदियों की अदला बदली यानी जो कैदी एक दूसरे के अंडर में हैं उनकी भी अदला बदली की जाएगी। ये सब मतलब सिंपल सी बात है कि लड़ाई को समाप्त करना है, लड़ाई को समाप्त करना है तो समझौता तो कराना ही पड़ेगा। तो अगला है यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों की मदद। यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों, चीन के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों ने रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की है। तो देखिए यहां पर यह भी चाइना का जो ये उद्देश्य रहा शांति योजना प्रस्तुत करना, तो इसका मेन उद्देश्य यह था कि यूक्रेन का जो सहयोग कर रहे हैं वो पश्चिमी देश भी इसका सहयोग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ सकता है। रूस को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसको दूरदृष्टि के आधार पर यानी प्रारंभिक दृष्टि के आधार पर यहां पर चाइना ने रूस को इसको सचेत करने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए सांग्री-ला डायलॉग है क्या, सांग्री-ला डायलॉग एसएलडी क्या है। तो देखिए सिंपल सा, सांग्री-ला डायलॉग सिंगापुर में एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन है। बात समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सांग्री-ला डायलॉग एसएलडी क्या है, तो सिंगापुर में एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। थिंक टैंक यानी सोचने की, जो लोग विचार विमर्श करने की एक संस्था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इसका नाम IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित, यानी इस संस्था के द्वारा सिंगापुर में यह संस्था है IISS के द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन है। यह अंतर सरकारी एक सुरक्षा सम्मेलन है जो यहाँ पर सांग्री-ला डायलॉग के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि देखिए डायलॉग में रक्षा मंत्रियों, मंत्रालयों के स्थायी प्रमुखों और ज्यादातर एशिया प्रशांत राज्यों के सैन्य प्रमुखों के साथ साथ विधायकों, अकादमिक विशेषज्ञों, पत्रकारों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सब लोगों ने इस सांग्री-ला डायलॉग एसएलडी के में ये IISS के द्वारा आयोजित इस वार्षिक अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। संवाद का नाम सिंगापुर में सांग्री-ला होटल के नाम पर रखा गया, यानी यह सिंगापुर के एक होटल में यह संवाद प्रस्तुत हुआ जिस होटल का नाम था सांग्री-ला, इसीलिए इसका नाम सांग्री-ला डायलॉग नाम दे दिया गया, एसएलडी नाम दे दिया गया। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखिएगा, ये किस होटल के नाम पर, सिंगापुर में सांग्री-ला होटल के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जहां यह वर्ष 2002 से आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह इस होटल में 2002 से यह IISS द्वारा यह वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहां पर, सिंगापुर में सांग्री-ला डायलॉग होटल नामक होटल में यह IISS के द्वारा यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो आपसे यहाँ पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा कि सांग्री-ला डायलॉग जो होटल है, ये इस पर जो शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है ये कब से हो रहा है, किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला है, फोरम का उद्देश्य क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्माताओं के बीच समुदाय की भावना पैदा करना एवं व्यवहारिक सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इन सब चीजों के बारे में सांग्री-ला डायलॉग का यह महत्वपूर्ण कदम था। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके जिस चीज की ललक थी वो आपके सामने आ गया। आखिर सबके माइंड में ये आ रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मुद्दा क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आखिर हो क्यों रहा है, युद्ध छिड़ा क्यों है। तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े हुए इस युद्ध के मुद्दे को समझने के लिए अब हम आगे, तो पहला हम समझेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है।
देखिए हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि कैसी बनती है इसको पहले जानेंगे। इतिहास ने इसको क्या दिया, आखिर ये कब से ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है इस युद्ध की, क्यों, क्या मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे, इन सब चीजों के बारे में जानकारी करेंगे। यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सोवियत संघ के हिस्से के रूस में, देखिए समझिएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। स्टार्टिंग में पहले क्या था इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सोवियत संघ के हिस्से के रूप में रूस के बाद यूक्रेन दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था। यानी सोवियत संघ के हिस्से के रूप में रूस के बाद यूक्रेन दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था। ये क्या था, सबसे रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ये क्या था, रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ध्यान रखिएगा, जब बराबर का कोई हमारे सामने खड़ा होता है तो हमें हमेशा चिंताएं सताती रहती हैं और इन्हीं चिंताओं को व्यक्त करते हुए यहाँ पर रूस, इन्हीं चिंताओं को देखते हुए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ, देखिए यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। जब से यूक्रेन, जैसे समझ लो भैया कि भारत का हिस्सा था पाकिस्तान, जैसे भारत का हिस्सा था पाकिस्तान और पाकिस्तान भारत की नाक में दम किए रहता है, यानी कुछ ना कुछ खुरपेच करता रहता है, ऊट पटांग उसको कुछ ना कुछ लगे रहता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ, रूस और पश्चिमी देशों दोनों ने क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने देश पर अधिक प्रभाव को लेकर होड़ देखी गई। यानी जब यूक्रेन अलग हो गया तो क्या किया, ये अच्छे यानी शक्तिशाली देशों से अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए आगे प्रयासरत रहा और इन्हीं प्रयासों को देखते हुए रूस ने अपने खतरे को देखते हुए कि आखिर ये आने वाले समय पर ये हमें खतरा पैदा कर सकता है, इसी विचार को लेते हुए ये संघर्ष की आगे शुरुआत धीरे धीरे, यानी कहते हैं कि जब कोई आगे बढ़ता है तो पीछे खींचने वाला कोई ना कोई तैयार होता है। यहां पर भी वही चीजें हैं भैया। जो संघर्ष की शुरुआत यह फरवरी 2014 में शुरू हुआ, जब रूस ने बड़े पैमाने पर रूसी आबादी और रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के साथ यूक्रेनी स्वायत्त गणराज्य क्रीमिया पर गुप्त रूप से आक्रमण किया। देखिए रूस ने आक्रमण कर दिया भैया वहां पर। अब जब आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया तो कहीं ना कहीं यहां से तो अब युद्ध की स्थिति तो उत्पन्न हो गई ना। ये फरवरी, ये कब से शुरू हुआ, देखो ये फरवरी 2014 में शुरू हुआ, जब रूस ने बड़े पैमाने पर रूसी आबादी और रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के साथ यूक्रेनी स्वायत्त गणराज्य क्रीमिया पर, यह स्वायत्त गणराज्य था, स्वतंत्र गणराज्य था, गुप्त रूप से आक्रमण किया, कब्जा कर लिया। रूस ने रूसी समर्थक अलगाववादियों का भी समर्थन किया, जिन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस्क के पूर्वी क्षेत्रों में यूक्रेनी सरकार के खिलाफ हथियार उठाए। ये देखो यहां पर ये भी यूक्रेनी सरकार के खिलाफ हथियार उठाए, जिन्हें सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। यानी रूस ने डोनबास का भी सहयोग किया। रूस ने किसका सहयोग किया, डोनबास। डोनबास कौन है, ये क्या है, रूसी समर्थक हैं और डोनेट्स्क और लुहांस्क के पूर्वी क्षेत्रों जिनको डोनबास के नाम से जाना जाता है, इनका रूस ने सहयोग किया। अब देखिए संघर्ष में नौसैनिक घटनाएं, साइबर हमले, प्रचार अभियान और रणनीतिक हत्याएं भी शामिल है। अब देखो यहां पर जब संघर्ष स्टार्ट हुआ तो संघर्ष में क्या नौसैनिक घटनाएं भी हुई, सैनिकों के बीच घटनाएं भी हुई, यानी युद्ध हुआ, साइबर हमले भी हुए, साइबर हमले भी किए गए, प्रचार अभियान भी हुए और राजनीतिक हत्याएं भी शामिल है। इन सभी को देखते हुए ये पृष्ठभूमि काफी पहले की है और धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं यह युद्ध 2022 से अभी तक चला आ रहा है। अब आगे देखिए, इसने रूस और पश्चिम के बीच भी तनावपूर्ण संबंध बनाए हैं, जिन्होंने एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए हैं, एक दूसरे पर हस्तक्षेप तथा आक्रामकता का आरोप लगाया है। ये एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और यही कंडीशन आई कि 2020 में अंततः इनके बीच युद्ध छिड़ गया और आज भी ये युद्ध चल रहा है और सभी देश, एशियाई देश और यूरोपीय संघ लगभग इसको समाप्त करने को के लिए प्रयासरत है। अब देखिए रूस यूक्रेन युद्ध 2022, वर्ष 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण रूप से आक्रमण किया। रूस ने क्या किया, यूक्रेन पर पूर्ण रूप से आक्रमण किया, जिसमें मिसाइल हमलों के साथ देश भर के शहरों को लक्षित किया और अपने सैनिकों एवं प्रॉक्सी को कई मोर्चों पर आगे बढ़ाया। आक्रमण ने एक वैश्विक संकट, मानवीय आपदा को जन्म दिया। अब देखिए मैंने अभी यही बताया था ना
कि क्या यहां पर जब यहां पर आक्रमण हुआ तो दो देशों के, दो बड़े देशों के बीच जब आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, तो वैश्विक संकट और मानवीय आपदा ने जन्म ले लिया। वैश्विक संकट को देखते हुए आज सभी देश, यूरोपीय संघ आज प्रयासरत हैं कि इस युद्ध को कितना जल्द ठहराव की स्थिति में लाया जाए, कितना जल्द इसे समाप्त किया जाए। चलिए, संघर्ष के मुख्य कारण ऐतिहासिक भी हैं, भू राजनीतिक भी हैं और वैचारिक भी हैं, यानी इनके विचारों के तालमेल न खाने का कारण भी संघर्ष का मुख्य कारण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा यदि संघर्ष के कारण आपसे, तो ऐतिहासिक कारण आपने देखा कि स्टार्टिंग से ही इनके बीच संघर्ष की स्थिति रही, भू राजनीतिक कारण भी रहे और वैचारिक कारण भी रहे। रूस यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है। रूस चाहता है कि ये मेरे अंडर में रहे। रूस क्या चाहता है कि यूक्रेन मेरे अंडर में रहे, परंतु ऐसा तो हो नहीं पा रहा। और नाटो एवं यूरोपीय संघ में शामिल होने से, अब देखो, जब यूक्रेन नाटो की सदस्यता यूरोपीय संघ में शामिल होने के उसमें, तो रूस ने सोचा यदि ये इनमें सम्मिलित हो जाएगा तो ये और ज्यादा प्रबल, फिर तो किसी की सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अपने समर्थक पश्चिमी अभिन्नता तथा आकांक्षाओं का विरोध करता है। इन सभी के लिए रूस ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। यूक्रेन रूस को एक आक्रामक एवं अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता खतरे के रूप में देखता है। यूक्रेन कहता है कि रूस मेरे लिए आक्रामक है, मेरे लिए कभी भी हमला कर सकता है, मेरे लिए ये खतरे की घंटी है। अपनी संप्रभुता यानी उसके कारण वो अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित नहीं कर पा रहा, क्षेत्रीय अखंडता घोषित हेतु खतरे के रूप में देखता है, यानी संकट के रूप में यूक्रेन रूस को देखता है। संघर्ष के मुख्य लक्ष्य भी विवादित हैं। ये जो मुख्य लक्ष्य थे ये विवादित हैं। रूस यूक्रेन में जातीय रूसी और रूसी बोलने वालों के अधिकारों के हितों की रक्षा करने, ऐतिहासिक न्याय बहाल करने तथा पश्चिमी अतिक्रमण का मुकाबला करने का दावा करता है। यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और यूरोपीय एकीकरण की रक्षा करने का दावा, यानी देखो, रूस कहता है कि मैं चाहता हूं कि यूक्रेन में जातीय रूसी और रूसी बोलने वालों का अधिकार, यानी रूस में जो जाति विरोध चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, उनके बीच किसी प्रकार की विरोध की स्थिति ना हो, संघर्ष की स्थिति ना हो, उनका किसी प्रकार से अधिकार न छीने, और रूसी बोलने वाले जो हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनके हितों की रक्षा, ऐतिहासिक न्याय बहाल करने और पश्चिमी अतिक्रमण का मुकाबला करने के संबंध में रूस कहता है कि मैं हर संभव इसका यूक्रेन का यहाँ पर मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। और परंतु यूक्रेन को ये चीजें समझ में नहीं आ रही। मतलब रूस का कहना है कि मैं इससे लड़ाई करने के इसका दुश्मन नहीं हूं, मैं इसके हितों की रक्षा कर रहा हूं, मैं यहाँ पर निवास करने वाले लोगों के हितों की रक्षा कर रहा हूं, उनके अधिकारों की रक्षा कर रहा हूं। परंतु यूक्रेन कहता है यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और यूरोपीय एकीकरण की रक्षा कर, यूक्रेन कहता है कि मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा, अपने लोकतंत्र की रक्षा, यूरोपीय एकीकरण करने की रक्षा करने का दावा, यानी उसका दावा यह है कि मैं अपना खुद कर लूंगा और मुझे इससे स्वतंत्र रहना है, मुझे इससे खतरा है। ये चीजें यहां पर सामने आ रही हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, आप सभी के सामने ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अब देखिए आशय इसका क्या होगा। ये जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का आशय क्या है? देखिए, इसका मेन लास्ट में निष्कर्ष रिजल्ट क्या निकलने वाला है, तो संघर्ष के गहरे और दूरगामी निहितार्थ हैं। देखिए, जो संघर्ष चल रहा है तो गहरे और दूरगामी, बहुत समय तक के लिए यहां पर जो ये स्थितियां पैदा होने वाली हैं, जो संपूर्ण दुनिया को इसका भुगतान भुगतना पड़ सकता है। दुनिया की सुरक्षा, वे दुनिया की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। देखिए, दुनिया की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, दुनिया में शक्ति और व्यवस्था के संतुलन को प्रभावित करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून तथा मानवाधिकारों के मानदंड और मूल क्षेत्र में लोकतंत्र व विकास की संभावनाएं लाखों लोगों के जीवन तथा भविष्य को प्रभावित करते हैं। यानी संपूर्ण दुनिया आज इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति को विराम की स्थिति से देखना चाहती है, क्योंकि संपूर्ण दुनिया का मानना है कि इस युद्ध के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। और यही है कि 1 साल से ये युद्ध लगातार चलता आ रहा है और ये युद्ध यदि नहीं रुकता है तो इसका बहुत घातक परिणाम सिद्ध हो सकता है। ये संपूर्ण दुनिया वैश्विक पटल इस सोच में डूबा हुआ है कि इसे किसी तरह से शांति समझौते से किसी भी तरह से इसको शांत कराया जाए।
और इसी के लिए आज संपूर्ण वैश्विक पटल, एशियाई देश, यूरोपीय संघ, सभी लोग आज प्रयासरत हैं किसी भी तरह से इनके बीच संधि समझौते को करवाने के लिए। तो आई होप आप सभी को यह जानकारी मेरे प्यारे दोस्तों बेहतरीन लगी होगी। आज की इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को समझने के लिए एक बार इस क्लास को दोबारा देखने का प्रयास करिएगा, आराम से यह क्लास बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी तरह के सेशन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, ऐसे ही करंट से चीजें लाने के लिए मैं आपके लिए रेगुलर जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोग रेगुलर इस सेशन, इस चैनल से जुड़ करके अपने आगे के फ्यूचर को और इन सब चीजों की, इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी के लिए आप कामतगिरी एकेडमी सतना के चैनल से जुड़ें और कामतगिरी एकेडमी की अदर सोशल मीडिया की जो लिंक हैं इनसे भी जुड़ने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। ओके, गुड नाइट।